तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ यूज करके सोलेनॉइड तक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। अब देखो, स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो एक तरह से बेसिक रीजन है, तो बेसिक रीजन उसका करंट निकल के आया है कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लोइंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और थोड़ा बेसिक बात सोचें तो भाई करंट जो फ्लो हो रहा है वो बेसिकली क्या, मूवमेंट ऑफ चार्जेस है। तो अगर हम उसी करंट को, मतलब करंट करंट कैरिंग वायर में जो करंट है उस करंट को अगर हम मोशन ऑफ चार्ज से रिलेट करें तो क्या होगा कि वही सेम बायोट सेवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे फॉर अ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v। मतलब करंट कैरिंग वायर एंड चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही बात है। कई बार हम लोगों ने चार्ज को जो है करंट में कन्वर्ट किया है या करंट को चार्ज में, तो सिमिलर फिनोमेना है। तो फॉर्मूला बस एक और हमारे सामने बन जाएगा, अगेन बायोट सेवर्ट लॉ ही बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तो एक छोटा सा हेडिंग पड़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। तो देखो है क्या, मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे ये जो वायर था, इस वायर में आई करंट था और इस आई करंट वाले वायर में हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया था जिसको हम लोग बोल रहे थे डीएल, और इस डीएल एलिमेंट से आर वेक्टर के पोजीशन पे ये पॉइंट पी था, और इस पी पॉइंट पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा था यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। तो इट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये निकल के आया था। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो वायर है दिस इज सेम एज कि अगर कोई पार्टिकल है, लेट से पार्टिकल है क्यू, ठीक है, और ये क्यू पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल की पोजीशन से आर पोजीशन वेक्टर पे ये जो पॉइंट p है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हमने करंट ऊपर की तरफ लिया है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वहां पे दिखा दिया है। मान लो अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन तो हम बाद में निकालेंगे, फिलहाल हमारा मेन है मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं। तो जरा बताओगे कि जैसे ये आई इंटू डी एल है, ध्यान से देखना, आई इंटू डी एल, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल वैक्टर। और अगर इसको और लिखें आगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू इंटू डी एल बाई डी टी। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो dl वेक्टर है वो dt टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी वैक्टर। देखो, तो यहाँ से जो बायोट सेवर्ट लॉ है वो कन्वर्ट हो जाएगा डी बी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, अब ध्यान से देख लो क्या कन्वर्जन लगने वाला है। हम सीधे सीधे आई इंटू डी एल को डी क्यू इंटू वी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो क्यों कर सकते हैं वो मैंने अभी दिखा दिया है, बट इस चैप्टर में कई जगह ऐसा होगा कि फॉर्मूला चार्ज पार्टिकल का होगा उसको करंट पे कन्वर्ट करना होगा, या करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज पे कन्वर्ट करना होगा। तो बस करना यही है कि आईडीएल है तो उसकी जगह डी क्यू वी लिख देंगे, और डी क्यू वी है तो उसकी जगह आईडीएल लिख देंगे। कुछ फॉर्मूले बेसिक में हम लोग चार्ज पे पहले पढ़ेंगे, करंट में बाद में लिखेंगे, और कुछ में करंट में पहले पढ़ेंगे, चार्ज में बाद में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो डी बी एट पॉइंट पी क्या फॉर्मूला हो जाएगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा डी क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब ये जो लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो, इधर डी वी है इधर डी क्यू है, तो अगर हम इस डी क्यू को क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डी बी है ये भी बी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो इस वजह से हुआ था क्योंकि वो एक छोटा एलिमेंट था, बट वहां पे अगर सब्सटेंशियल चार्ज है, बड़ा चार्ज है, तो उस केस में उसको हम बी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला जो फाइनली याद रखेंगे वो ये लिख सकते हैं कि बी एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट अपॉन
4 पाई एन क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एक तरह से फॉर्मूला जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है। तो डायरेक्शन दोनों बता रहा है, डायरेक्शन ही बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, तो यानी एक तरह से वेक्टर फॉर्म हो गई है फॉर्मूले की। तो वेक्टर फॉर्म में याद करो कि हम लोग जो क्यू लिखते हैं वो हमेशा विद साइन ही लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म वाले जितने भी फॉर्मूले हैं जिसमें डायरेक्शन भी हमको पता चल रहा है वहां पे क्यू विद साइन ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बी का डायरेक्शन है वो वी क्रॉस आर के डायरेक्शन में तब होगा जब क्यू पॉजिटिव होगा, और अगर क्यू नेगेटिव हुआ तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, बस नहीं है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है ना, डायरेक्शन के बारे में लिख देना कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी फाउंड यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट लिखते हैं जो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ऑल्टरनेटली वी कैन assume a differential current instead of charge, and will apply right hand thumb rule as earlier। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे मैंने ये पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है डायग्राम में, तो तुम ये बताओ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, तो अगर हम इसको करंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि करंट i जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब करंट i अगर इस डायरेक्शन में है तो हम सीधे सीधे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये फिंगर्स को p पॉइंट से पास करेंगे, तो हम सीधे सीधे बता पाएंगे कि इस केस में p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो देखो, नेगेटिव चार्ज अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके कन्वर्स जो करंट होगा, करंट हम नीचे की तरफ ले लेंगे, तो करंट नीचे लगा के हम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, उसी से आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है ना, वायर के एक्सिस पे जैसे मैग्नेटिक, बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर इसमें जो वी लिया है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, हाँ मतलब अब देखो, वायर के अंदर की बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बट क्या किया मैंने, ये फॉर्मूले को कन्वर्ट किया है, तो क्यू चार्ज कोई फ्री पार्टिकल भी हो सकता है, जो क्यू चार्ज है वो फ्री पार्टिकल भी हो सकता है। बट हाँ, अगर वायर के अंदर की बात करेंगे, वायर के अंदर कन्वर्ट करने की बात आएगी तो वी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब बाकी और कोई थर्मल मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस। खैर देखो, बायोट सावर्ट लॉ में चार्जेस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतना क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे, बाकी मेजर पार्ट तो वही है, करंट की वजह से ही है। तो एक कुछ दो क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं बस, ठीक है ना। तो सपोज जैसे एक +2q है और ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, और एक -q है और ये 2v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट दिस मोमेंट। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से d है
ये डिस्टेंस यहाँ से d है और ये डिस्टेंस भी यहाँ से d है, विथ डायरेक्शन निकालना है, ठीक है ना। इसको भी एक काम करो, 2v कर दो, 2q 2v से जा रहा है और वो q 2v से जा रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, a पॉइंट पे और b पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको। देखो करो ट्राई। सर ए का म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर इनसाइड और बी का 3 म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर इनसाइड। यस सर। ठीक है, यही आ रहा है, ठीक होगा फिर। मेन देखो ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, विद डायरेक्ट विद साइन, इससे कंफ्यूज मत हो ना। विद साइन हम लोग तब रखेंगे जब हम इस फॉर्मूले से डायरेक्शन भी निकाल रहे हो। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो यहाँ विद साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डायरेक्शन अगर हम अलग तरीके से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको केवल मैग्नीट्यूड रखना है। तो यहाँ पे जैसे हम पॉइंट ए पे देखें ध्यान से, तो पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ध्यान से देखो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है, तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इन साइड आएगा। और नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज अगर नीचे जा रहा है तो उसकी वजह से करंट भी ऊपर होगा, और करंट ऊपर होगा तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। तो इसका मतलब है कि पहले वाले चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड में से दूसरे वाले चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पहले वाले के लिए Q इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा है और R सेम है दोनों के लिए। तो सीधे सीधे बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो चाहो तो बाहर ले लो, तो Q इंटू वी मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो बनेगा Q इंटू वी आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2q इंटू 2v साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और माइनस करेंगे इसमें से q इंटू 2v अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आएगा इनवर्ड। यही आ रहा है ना। तो 4 में से 2 गए तो 2 बच रहा है यस यस सर। यस सर। अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर इनवर्ड। और बी पॉइंट पे अगर निकालेंगे, तो बी पॉइंट पे अगर निकालोगे तो दोनों ही वायर का सेम आएगा, मतलब दोनों वायर का सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे 2q इंटू 2v अपॉन 3d होल स्क्वायर एंड प्लस q इंटू 2v अपॉन डी स्क्वायर, तो ये इनवर्ट बनेगा। तो देख लो कितना आएगा ये, ठीक है ना। कितना आता है? इलेवन म्यू नॉट क्यू वी अपॉन पाई डी स्क्वायर, 18 पाई डी स्क्वायर, कितना आता है? यस सर। यस ठीक ठीक है। यस। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं थी, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। मेन तो बायोट-सावर्ट लॉ वाले ही एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में जो सेकंड पार्ट है तो उसकी तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल, या सिंपली एम्पियर्स लॉ लिख दो, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, और ये दिखने में काफ़ी कुछ गॉस लॉ जैसा ही है, दिखने में भी है और अप्लाई करने में भी, बट हाँ थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का फ़र्क है, क्योंकि वो सब वहाँ पे चीज़ें थोड़ा आसान थी, यहाँ डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा बस विजुअलाइज ज़्यादा करना है। अच्छा, एम्पियर्स लॉ में पढ़ने से पहले मुझे एक बात ये बताओ कि जैसे हम लोगों ने क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस,
इसको हम लोग क्या बोलते थे? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds क्या होता है? जहां ds जो है वो एरिया वेक्टर है। तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली बोलें तो ये कहलाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हमको बोला जाए व्हाट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल, जहां पे डी एल जो है वो लेंथ एलिमेंट है, तो कोई बताएगा कि ये वैल्यू क्या बनेगी, या इसको क्या बोलेंगे? भाई जैसे ये जो ई डॉट डी एस है, तो डी एस क्योंकि एरिया एलिमेंट है तो ये कहलाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से अगर यहाँ पे डीएल है तो इसको हम लोग सेम वे से बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। अब ये बताओ कि लूप और सरफेस में क्या फर्क होगा? लूप मतलब ऐसे समझो कि कोई क्लोज्ड पाथ हो जाएगा, कोई भी क्लोज्ड पाथ अगर हम बनाए तो इट बिकम्स अ लूप, जबकि जो सरफेस होगी ना वो 3 डायमेंशनल जरूरी है। लूप 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, जैसे सर्कुलर लूप हो गया, स्क्वायर लूप हो गया, रेक्टेंगुलर लूप हो गया, बट जो सरफेस होगी वो 3 डायमेंशनल होगी। सरफेस मस्ट बी 3 डायमेंशनल। तो ई डॉट डी एल और ई डॉट डी एस में ये दोनों में फर्क है, और ये वैल्यू जो है ऑलवेज 0 होगी फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू 0 कैसे होगी बताएगा कोई? कर चुके हैं हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल। एक्चुअली हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इंटीग्रल ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर, क्या इसको हम लोग डीवी लिखते थे? तो अगर हम इसको मान लो r इक्वल टू आर से r इक्वल टू आर इंटीग्रेट करें, मतलब जहां से गए लूप में घूम के वहीं वापस आ जाए, तो इसका मतलब कि जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, तो क्या ये वैल्यू 0 नहीं आएगी? एंड इट इज सेम एज, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय electrostatic field, work done by electrostatic field in a closed loop is always 0। तो ये एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स भी ऐसे ही होता है कि जिस पॉइंट से गए अगर हम उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं तो नेट वर्क डन 0 ही आएगा। तो इसीलिए वो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये बात एक्सप्लेन हो गई, क्लियर है? अब बात आती है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं, चल तो मैग्नेटिक फील्ड रहा है, तो वो सब समझाने के लिए ही हैं चीज़ें। अब सपोज करो इसी तरह से अगर हम लोग लिखें क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एस, तो ये क्या कहलाएगा? उसी तरह से ये कहलाएगा दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस। अच्छा, जो सबसे पहला वाला लाइन लिखा हुआ है ना, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, तो गॉस लॉ के हिसाब से यही वैल्यू किसके इक्वल होती है? क्या यही वैल्यू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। यही तो गॉस लॉ है, फर्स्ट लाइन जो लिखी है। सिमिलरली ये जो लिखा हुआ है मैंने थर्ड लाइन जो लिखी है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, तो ये कहलाएगा दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस।
और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस है ये ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है, ये ऑलवेज जीरो होगा। हालांकि ये बहुत छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि जीरो क्यों होगा, बट अगर फिर भी हम इसको कुछ लिखना चाहें तो ऐसे बुक्स में लिखा रहता है कि दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। कोई बताएगा कि कैसे जीरो है? बिल्कुल सीधा सीधा कॉमन सेंस है। ये वैल्यू जीरो के क्यों इक्वल है? बोलिए, कुछ दिमाग में आ रहा हो तो। जितनी फील्ड बाहर जा रही है उतनी अंदर आ रही फील्ड लाइंस। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि देखो है क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फर्क है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फर्क है, और फर्क उसमें ये है, फर्क उसमें ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा। अब वो क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप में होंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। तो होगा क्या कि अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस लें, मान लेते हैं हम कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी डेफिनेटली उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर भी आ रही होंगी। और हमको मालूम है कि अंदर जाने वाला जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होगा, और जो बाहर आने वाला फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मैथमेटिकली इसको हम लोग ये लिखेंगे कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। कुछ बोलना चाहते हो तो ये बोल सकते हैं, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बताओ, ये बात समझ में आ गई? थर्ड वाला पॉइंट यस यस सर। ठीक है। अच्छा, बट एम्पियर्स लॉ का मतलब इन तीनों से नहीं है। एम्पियर्स लॉ के लिए फोर्थ स्टेटमेंट है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट है क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। अब देखो, इसका अनफॉर्चुनेटली इस टर्म का कुछ नाम नहीं है। जैसे बी डॉट डी एस को हम लोग फ्लक्स बोल देते हैं, बी डॉट डी एल के लिए कोई नाम नहीं है। तो अगर कभी बोलना होगा तो हम यही बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर उसमें इंटीग्रेशन में हम लोगों ने ये वाला साइन लगा रखा है, तो इस सर्कल वाले साइन का मतलब होता है कि इट इज परफॉर्म्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, एंड दिस वैल्यू is equal to closed integral b dot dl is equal to mu naught times I enclosed, mu naught times I enclosed। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज एम्पियर्स लॉ, mu naught times I enclosed। ठीक है। अच्छा, b डॉट dl क्या है उसको समझने के लिए एक काम करते हैं। पहले b डॉट ds समझते हैं। मान लो कि ये सरफेस है, तो अगर ये सरफेस है तो सरफेस का मतलब ये होगा कि इस सरफेस के ऊपर हम लोग हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर और हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। मतलब हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर और हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और अगर हम ये पूरा डॉट प्रोडक्ट ऐड करते जाएं पूरे सरफेस के ऊपर, तो हमको मिलेगा क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एस।
और वो वैल्यू किसी क्लोज सरफेस के लिए हमेशा 0 आएगी, क्योंकि हम इस एनालॉजी से बोल सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। कहने का मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एस को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो इट इज बेसिकली b1 डॉट डी एस वन प्लस b2 डॉट डी एस टू, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली तुम मुझे जरा बताओ कि अगर b डॉट डी एल है तो b डॉट डी एल को हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट इज b डॉट डी एल? तो सपोज करते हैं कि ये एक लूप है। देखो लूप और सरफेस ये बार बार कंफ्यूजिंग है, तो ये बार बार आ रहा है तो अभी क्लियर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि लूप में अगर हम लोग चल रहे हैं और लूप के किसी पॉइंट पे ये रहा उसका dl1 वेक्टर और इस पॉइंट पे ये रहा b1 वेक्टर। इसी तरह से किसी और पॉइंट पे पहुंचे तो ये रहा सपोज dl2 वेक्टर और ये रहा सपोज b2 वेक्टर। इसी तरह से करते जाओ। तो इस पूरे लूप के ऊपर हर एक पॉइंट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल का मतलब ये होगा कि इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और उस पॉइंट पे लूप के अलोंग, लूप के लेंथ के अलोंग जो लेंथ एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट है dl, उसका डॉट प्रोडक्ट। और ये काम हमको लूप के हर एक पॉइंट पे करना है एंड देन फाइनली स्केलर एडिशन। पहले तो तुम इसका मतलब समझो कि b डॉट डी एल का मतलब क्या है, फिर आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब ये कि इसका कुछ नाम नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको बस यही बोलते हैं कि दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे समझते हैं आई इन क्या है। तो आई इन को हम लोग बोलते हैं दिस इज इनक्लोज्ड करंट बाय द लूप विद साइन। अब देखो करंट विद साइन का क्या मतलब है ये भी समझते हैं। तो नीचे नोट करके लिखते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि आई इन इज टेकन पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू राइट हैंड thumb rule if its direction coincides with direction of loop। अभी लिख लो, मतलब अभी सब समझ में आ जाएगा। I in is taken positive according to right hand thumb rule if its direction coincides with direction of loop, otherwise negative। अदरवाइज नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग समझते हैं, सेकेंड पॉइंट में समझते हैं हाउ अ करंट इज इनक्लोज्ड बाय ए लूप। बस हमें ये बात ध्यान से समझनी है यहाँ पे, ये एक छोटी सी नई बात है बस। देखो गॉस लॉ में, गॉस लॉ समझना बहुत आसान था। रीजन कि भाई चार्ज उस सरफेस के अंदर है तो वो चार्ज इनसाइड था, और चार्ज सरफेस के बाहर है तो वो चार्ज आउटसाइड था। तो हमें मालूम है कि गॉस लॉ में जब हम लोग क्यू इन लिखते हैं तो हमें केवल सरफेस के अंदर वाला चार्ज लिखना होता है। तो वहां निकालना और विजुलाइज करना बहुत आसान था। तुमने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर लिए कि सरफेस के अंदर कितना क्यू है वो कैलकुलेट किया, बाहर वाले क्यू से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे बात चल रही है करंट की। अब करंट कोई स्टेशनरी तो है नहीं, चार्ज की तरह किसी एक पॉइंट पे तो है नहीं, करंट तो पूरे वायर में है। तो उस पूरे वायर का जो करंट है उसको हम इनक्लोज्ड कैसे बोलेंगे, ठीक है? तो इसको तुम ऐसे विजुलाइज करो, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई रिंग है, ठीक है ना, कोई कड़ा है जैसे रिंग है, ठीक है, और इमेजिन करो कि कुछ वायर्स उसके अंदर से जा रहे हैं और कुछ वायर्स उसके बाहर से जा रहे हैं।
तो जो वायर्स उस लूप के अंदर से जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इनक्लोज्ड करंट्स। और उस लूप के बाहर से जो वायर्स जा रहे होंगे, जो करंट जा रहे होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड करंट, मींस दे आर नॉट इनक्लोज्ड करंट। बताओ पहले तो ये बात समझ में आई? कोई भी लूप हो सकता है, कोई भी, जैसे ये वायर है और मैं इस तरह से बना दूं तो ये लूप बन जाएगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस करंट इज पासिंग थ्रू दिस लूप, इट इज गोइंग इनसाइड। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कभी भी फाइनाइट करंट, मतलब अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना फाइनाइट वायर की वजह से, तो फाइनाइट की वजह से कभी भी करंट को हम इनक्लोज नहीं बोलेंगे। मतलब फाइनाइट वायर, एक्चुअली देखा जाए तो फाइनाइट वायर तो होता ही नहीं है ना, वायर हमेशा क्लोज लूप में होता है, वायर हमेशा क्लोज लूप होता है। फाइनाइट वायर थोड़े ना होता है कि वायर में करंट ए से शुरू हुई और बी पे खत्म हो गई, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है। तो ये बात तुम्हें दिमाग में रखनी है कि फाइनाइट वायर्स के केस में हम लोग एम्पियर्स लॉ नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? क्योंकि फाइनाइट वायर्स में हम अगर करंट को इनक्लोज बोलते हैं तो ये इनक्लोज नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? सपोज अगर हम इस लूप को थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करें आगे पीछे, तो तुम अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे ट्रांसलेट करोगे तो तुम देखोगे करंट जो है वो लूप के बाहर आ गई। लेकिन अगर यही वायर इनफाइनाइट होता, लॉन्ग वायर होता, तो अगर हम लूप को थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करते तो करंट तब भी इनक्लोज रहती। या फिर ऐसे इमेजिन करो कि कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस है, बैटरी है, वायर्स हैं, और उन वायर्स में बीच में अगर हम कोई लूप बना दें तो उस लूप को तुम उस सर्किट में कहीं भी ले जाओ तो वो हमेशा करंट इनक्लोज रहेगी। तो इनफाइनाइट के केसेस में और क्लोज्ड करंट्स के केसेस में हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। फाइनाइट वायर्स के केस में हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन करंट्स को हम इनक्लोज्ड करंट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना? बताओ, हाउ अ करंट इज इनक्लोज्ड, हाउ अ करंट इज इनक्लोज्ड बाय अ लूप। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम लोग लिख देते हैं थोड़ी थोड़ी बातें जिससे ध्यान रहे रिवाइज करने में। एक बात तो यही लिख देंगे कि ओनली इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड क्लोज्ड currents can be enclosed by an imaginary loop, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली फाइनाइट के केस में हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। दूसरा लिख देते हैं कि करंट्स और वायर गोइंग थ्रू द लूप आर considered as enclosed currents। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई लूप इस तरह से है, ठीक है, ये कोई लूप है और इस लूप में एरो बना हुआ है। तो देखो, लूप में एरो बना होने का मतलब ये होता है कि ये जो एरो है ये डीएल का डायरेक्शन है, यानी जो हमको डीएल लेने हैं वो सारे के सारे क्लॉकवाइज लेने हैं। अब ऐसे बताओ कि अगर डीएल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल, तो थंब कौन सा डायरेक्शन बता रहा है? तो इस केस में देखो, क्लॉकवाइज के केस में थंब इन साइड बता रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे कि इनसाइड गोइंग करंट्स will be taken पॉजिटिव। इनसाइड वाले करंट जो होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई लूप ऐसा है जिसमें डायरेक्शन ये वाला है, तो अगर लूप का डायरेक्शन ये है तो इस केस में बोल सकते हैं कि आउटसाइड करंट्स विल बी टेकन पॉजिटिव। ठीक है ना? कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई
इस तरह से कोई ये लूप है, ठीक है, और एक वायर है, वायर में ये करंट आई है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो करंट आई है ये इस लूप के अंदर से क्रॉस हो रहा है। तो अब जरा मुझे बताओगे थोड़ा सा 3D में सोच के कि अगर हम लूप का डायरेक्शन ये लेंगे तो इस लूप के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट इंटू प्लस आई लिखेंगे या माइनस आई लिखेंगे, बताओ। माइनस। अब अगर इस लूप को तुम अगर राइट साइड से देखो तो राइट साइड से देखने पे वो जो लूप का एरो है वो क्या एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि करंट्स कमिंग आउट विल बी पॉजिटिव, जबकि करंट्स अगर हम राइट साइड से देखें तो गोइंग इनटू है, तो गोइंग इनटू वाली करंट होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ई, ठीक है ना। तो इनक्लोज्ड करंट समझ में आया? यस सर। और ये भी लिख ही लेना कि वी कैन नॉट अप्लाई एम्पियर्स लॉ फॉर फाइनाइट करेंट्स। हालांकि देखो एम्पियर्स लॉ सारी सिचुएशंस में वैलिड है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एम्पियर्स लॉ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, बट है क्या ना कि हम लोगों को प्रॉब्लम से डील करना है तो उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली फाइनाइट करंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, करंट हमेशा या तो लॉन्ग वायर्स होंगे या फिर क्लोज्ड लूप होंगे करंट के, तो करंट के अगर क्लोज्ड लूप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग वायर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये फाइनाइट के केस में नहीं अप्लाई करना, बस तुम ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे सर सोच, हाँ बोलिए। सर नहीं समझ में आ रहा है ये इनसाइड आउटसाइड वाली चीज। इनसाइड आउटसाइड वाली बात नहीं समझ में आई? अच्छा ये बताओ, इधर से अगर हम लोग देख रहे हैं, ये जो डायग्राम बनाया मैंने बाद में, राइट साइड से देखेंगे तो ये बताओगे कि लूप का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है? यस सर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम अगर राइट हैंड रूल लगाओ एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो थंब कौन सा डायरेक्शन बता रहा है? तो थंब हमको आउटसाइड डायरेक्शन बता रहा है। आउटसाइड का मतलब ये हुआ कि अगर करंट आउट आ रही है तो वो करंट पॉजिटिव होगी, तो अगर करंट इन जा रही है तो करंट को नेगेटिव डालना है। तो इस एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ इसमें करंट इन बता रही है। अभी मैं और एग्जांपल ले रहा था, जैसे सपोज कर लो कि कई सारे करंट्स हैं, ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, देखना ध्यान से। और मैंने इस तरह से एक लूप बनाया है, लेट्स से वी कॉल इट लूप 1, और लूप 1 का एरो दिया हुआ है। इसी तरह से सपोज वी हैव अ लूप 2, और लूप 2 का एरो इस तरह से है। तो जरा मुझे बताओ क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल अलोंग लूप 1 क्या लिखेंगे बताओ, राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट इनटू क्या आएगा? लूप 1 के अराउंड अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? कौन कौन से करंट्स हैं जो लूप 1 से होके जा रहे हैं? क्यों भाई? लूप 1 के अंदर से देखोगे तो I2, I3 और I4 जा रहे हैं, बताओ लूप 1 का डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव है? तो लूप 1 में जो करंट का डायरेक्शन है, लूप 1 में जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है वो ध्यान से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है कि कमिंग आउट वाले जो करंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब I2, I3 और I4 में से ध्यान से देखो तो I2 जो है वो कमिंग आउट है और I3 और I4 जो है वो गोइंग इनटू है, तो I2 विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड I3, I4 विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये बनेगा प्लस I2 एंड माइनस I3 एंड माइनस I4। बताओ आया समझ में या नहीं आया अभी? यस सर। यस। यस सर।
इसी तरह से फिर लूप 2 के लिए बताओ, बी डॉट डी एल लूप 2 के अलोंग क्या होगा? I1 plus I3 minus I2 I1 प्लस I3 यस सर। एंड minus माइनस I2 I2, करेक्ट। ये हो जाएगा I1 माइनस I2 एंड प्लस I3, ठीक है ना? यस। थर्ड पॉइंट हालांकि गॉस लॉ में भी हम लोगों ने लिखा था और यहाँ पे भी लिखेंगे। द बी वेक्टर इन अबव एक्सप्रेशन, द बी वेक्टर इन अबव एक्सप्रेशन, बताओगे ये वाला जो बी वेक्टर है ये कौन कौन से करंट्स की वजह से है? I2, I3 और I4 की वजह से है या चारों की वजह से है? ये जो बी वेक्टर है, याद करो गॉस लॉ में भी इसी तरह से बोला था कि जो चारों चारों की वजह से। लेकिन जब हम इसका बी डॉट डी एल निकालेंगे तो वो सिर्फ किन पे डिपेंड करेगा? तो वो सिर्फ इनक्लोज करंट पे डिपेंड करेगा। एकदम सेम पॉइंट है जो गॉस लॉ में भी आया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सारे चार्जेस की वजह से है, लेकिन जो फ्लक्स है वो सिर्फ इनक्लोज चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो वही सेम चीज यहाँ भी है। द बी वेक्टर इन द अबव एक्सप्रेशन इज ड्यू टू ऑल द करंट्स, ब्रैकेट में लिख देना, इनक्लोज्ड और नॉट इनक्लोज्ड of the system, but closed integral b dot dl, closed integral b dot dl depends only on enclosed currents, ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। b vector in the above expression is due to all the currents, but b dot dl depends only on enclosed currents। देखो करंट पॉजिटिव और नेगेटिव कब है, ये बात फिर से एक बार समझ लो। चार्जेस में ये बात बहुत आसान थी क्योंकि चार्जेस तो हमको दिख ही रहा था कि सरफेस के अंदर प्लस चार्ज है या सरफेस के अंदर माइनस चार्ज है, तो वहां तो कुछ देखना ही नहीं था। हाँ, यहाँ पे क्या है कि लूप है, अब लूप के अंदर से वायर जा रहा है। अब वायर में करंट की दो डायरेक्शन है, वायर में करंट का इनसाइड डायरेक्शन भी है और वायर में करंट का आउटसाइड डायरेक्शन भी है। तो उन दो डायरेक्शन में से एक को हम पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना। तो अब उसको हम अपने एम्पियर्स लॉ में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं डेफिनेशन को, तो क्या होता है कि लूप के ऊपर हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन हम किस पे परफॉर्म कर रहे हैं? इस इंटीग्रेशन का मतलब मैंने ऊपर बताया है। ये मतलब है जैसे इस लूप में हम लोग इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम डीएल 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 वेक्टर लेंगे उस लूप के ऊपर, तो डीएल वेक्टर हमें लेना पड़ेगा ना कि क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। तो अगर हमने जैसे इस केस में डीएल वेक्टर को क्लॉकवाइज लिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो क्लॉकवाइज का लेने का मतलब ये होगा कि इस केस में इनवर्ड वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा और आउटवर्ड वाला जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगा। ये कन्वेंशन है। अच्छा, ये कन्वेंशन क्यों है ये थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल तुम ये ध्यान रखो कि इनवर्ड क्लॉकवाइज अगर है तो क्लॉकवाइज में इनवर्ड वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और आउटवर्ड वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड वाला पॉजिटिव है और इनवर्ड वाला नेगेटिव है। यस सर। ठीक है ना? तो देखो इसके एम्पियर्स लॉ के देखा जाए तो दो एप्लीकेशन है वैसे तो, जैसे गॉस लॉ के भी तुम्हें याद होंगे तो दो एप्लीकेशन थे। गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन उसको हम लोग बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम उन्हीं सरफेसेस से निकाल पाते थे जो सरफेसेस क्लोज सरफेस होती थी यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना? तो उसी तरह से यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि एम्पियर्स लॉ की दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन तो है कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एल, लेकिन ये जो इंटीग्रल बी डॉट डी एल है ये सिर्फ क्लोज लूप से निकाल सकते हैं।
यूजिंग एम्पियर्स लॉ अगर निकालना है तो। अदरवाइज अब क्योंकि ये क्वांटिटी भी नहीं है कोई, इसका कुछ नाम तो है नहीं, ऐसे ही इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इंटीग्रल बी डॉट डी एल बोलते हैं, तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है, गॉस लॉ के तो फिर भी दो एप्लीकेशन है, फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, इसका मेन एप्लीकेशन बी कैलकुलेशन ही बनेगा इन सर्टेन सिचुएशंस, तो उसी पे देखते हैं। बाकी जो दूसरा एप्लीकेशन है वो मैंने इसी, यही एग्जांपल हो गया जो सामने बना हुआ है तुम्हारे, ये जो एग्जांपल बना हुआ है यही इसका एक एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज्ड लूप। कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, और इसमें पहला एप्लीकेशन लेते हैं, ड्यू टू लॉन्ग थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हालांकि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लॉन्ग वायर अगर है तो इसका हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ही हुआ है, लेकिन वो निकाला था यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो समझना ध्यान से, ये एक वायर है जिसमें आई करंट है। अब देखो हमको लूप कैसा सेलेक्ट करना है, अगर हम चाहते हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, इनसे बी की वैल्यू निकल के आए, तो बी की वैल्यू तभी निकल के आएगी जब हम बी को उस इंटीग्रेशन के बाहर ले पाएंगे। तो बी को इंटीग्रेशन के बाहर हम तभी ले पाएंगे जब हम ऐसा लूप सेलेक्ट करेंगे जिस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो। और बी डॉट डी एल को जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा बी डी एल कॉस थीटा। तो इंटीग्रल डी एल कॉस थीटा की वैल्यू भी तभी कैलकुलेट हो पाएगी जब या तो कॉस थीटा कांस्टेंट हो या फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। ये पॉइंट भी कॉमन है गॉस लॉ जैसा, याद आया या नहीं बताओ पहले? मतलब वहां पे ये पॉइंट मैंने लिखवाया था कि हाउ टू सेलेक्ट गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां तो तीन ही केस थे, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री या प्लेनर सिमेट्री। तो वैसे ही यहाँ पे भी दो ही तीन केस आएंगे। ध्यान ये रखना है कि हमें हर एक लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, और बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो या तो कांस्टेंट हो या फिर 90 डिग्री हो, दो सिचुएशन है। तो अभी अप्लाई करते जाते हैं, क्लियर होता जाएगा। तुम सबसे पहले ये बताओ कि जैसे कोई स्ट्रेट वायर है, आई करंट है, तो क्या इस वायर के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि इस वायर के अराउंड सर्कुलर सिमेट्री होगी मैग्नेटिक फील्ड की? मतलब कहने का है कि इस वायर से आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी जाएं, इस वायर से आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी जाओ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। यस यस सर। तो हम इसमें जो लूप लेंगे तो वो लूप भी हम इसी तरह से लेंगे। जो इसमें हम लूप भी लेंगे तो वो इसी तरह का लेंगे, देखो। ठीक है, तो इस लूप, ये लूप कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस एम्पीरियन लूप में से करंट पास हो रहा है, इनक्लोज करंट है, और मान लेते हैं कि इस एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना है, आर। तो ये वाला डायग्राम नहीं बनाते हैं, एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं 2D में थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कि ये लूप हो गया, ठीक है, और ये करंट हो गया। अब देखो करंट अंदर जा रहा है इनवर्ड, तो मुझे जरा बताओगे कि लूप का डायरेक्शन क्या लिया जाए? अब हमारे पास है लूप का डायरेक्शन, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें? क्लॉकवाइज। तो अब देखो एक ही करंट है तो अननेसेसरी माइनस साइन लगाने का मतलब नहीं है। अगर एक ही करंट है,
तो अननेसेसरी माइनस लगाने का मतलब नहीं है। तो लूप का डायरेक्शन ऐसा ले लो कि करंट पॉजिटिव हो जाए। तो करंट इनवर्ड है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो डायरेक्शन क्या आएगा, क्लॉकवाइज। तो हम लोग ये लूप का डायरेक्शन ले लेंगे। अब ध्यान से देखो तो क्या है कि लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और लूप के अलोंग लेंथ एलिमेंट यानी कि डीएल वेक्टर। ध्यान से देखो तो क्या डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, लूप के हर एक पॉइंट पे। यस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये हमारी कंडीशन भी थी कि हमको लूप ऐसा ही लेना चाहिए कि बी और डीएल के बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बी और डीएल के बीच का एंगल कांस्टेंट है और बी का मैग्नीट्यूड उस लूप के हर एक पॉइंट पे सेम है। बस ये दो बातें हैं। तो अब तुम बताओगे क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इसको क्या लिखेंगे। तो ये बन जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल बी डीएल कॉस जीरो। तो ये हो जाएगा बी बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल डीएल। तो बताओ कि क्लोज इंटीग्रल डीएल कितना होगा इस लूप के लिए। तो ये जो पार्ट है ये लूप लेंथ हो गई। दिस इज सिंपली लूप लेंथ। तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर। तो अब तुम चाहो तो याद रख सकते हो कि जब भी सर्कुलर एम्पियरियन लूप लेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड इतना ही आएगा b इंटू 2 पाई आर। और यूजिंग एम्पियर्स लॉ किसके इक्वल कर देंगे इसको, यूजिंग एम्पियर्स लॉ हम लोग लिखेंगे b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बस फॉर्मूला तो खैर मालूम ही था, क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है। यस Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया थिन वायर के लिए। और एक निकाल के देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तो है नहीं आज, क्यों भाई। नो सर। ठीक, नेक्स्ट निकालते हैं। ड्यू टू थिक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगेन प्रोसेस सेम रहेगा। इस बार हम लोगों ने थोड़ा थिक वायर लेना है, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इस वायर का रेडियस r है और इस वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन में, इस वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन में I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो अगर पूरे क्रॉस सेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए जो पढ़ते हैं फिर उसको एक्सटेंड कर देते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे। तो बिल्कुल सिमिलर है कि पहले वो वायर थिन था सिलेंडर के एक्सिस के लॉन्ग, बाद में हमने उसको थिक कर दिया थोड़ा। तो अब हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर के अंदर एक्सिस से आर डिस्टेंस पे इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो ए पार्ट में फॉर इनसाइड पॉइंट्स, तो इनसाइड पॉइंट्स में अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। अब तो अपने आप बताते रहो, बता सकते हो। जैसे ये हो गया वायर, ये तो हो गया वायर आर रेडियस का, और इस पूरे वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है आई। हमको इसमें एम्पियर्स लूप लेना है थोड़े छोटे रेडियस का, देखो तो ये लिया मैंने एम्पियर्स लूप। एम्पीरियन लूप, और इस लूप का रेडियस लेट्स से आर, देखो ठीक है। तो अब ये बताओगे कि इस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। भाई जब हम लोग लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, तो मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड साइड तो वही आएगा, कितना आएगा बी इंटू टू पाई आर। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा बी इंटू टू पाई आर। राइट हैंड साइड निकालना है सिर्फ आई इन कितना होगा। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि सपोज कर लें अगर कि इसका करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। भाई करंट कांस्टेंट है या करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, एक ही बात हुई। तो करंट डेंसिटी से करंट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, करंट डेंसिटी में हम लोग पाई स्मॉल आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों भाई। और करंट डेंसिटी की वैल्यू अगर चाहिए हो तो ये हो जाएगी आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट जे बाई टू और इंटू आर। और अगर करंट की वैल्यू रख दोगे ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, ध्यान से चेक करो। क्लियर है प्रोसेस या नहीं बताओ। यस सर। सीधा सीधा है। तो बी पार्ट अपने आप बताओ क्या करेंगे। अगर मान लो हम एम्पियर्स लूप बड़े रेडियस का लेंगे, क्योंकि एकदम सिमिलर रिजल्ट्स हैं। फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए क्या बोल सकते हैं, क्या ये बोल सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स all the current can be assumed along the axis of conductor या axis of cylinder, axis of cylindrical wire as thin wire। क्यों भाई, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि अंदर जो करंट है वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई इन की जगह तो हम लोग सिंपली आई लिखेंगे ना, बिकॉज Yes. आई इन इज इक्वल टू आई। तो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, लेफ्ट हैंड साइड फिर से वही आएगा बी इंटू टू पाई आर, और राइट हैंड साइड में आई इन की जगह आई हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो वही आएगा जो थिन वायर की वजह से हुआ है, तो आना भी वही चाहिए, क्योंकि हम सारा का सारा करंट अगर थिक भी है तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कहाँ एज्यूम कर सकते हैं, उसके एक्सिस पे। और ये रिजल्ट भी तुम याद करो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। याद है नहीं याद है। अंदर जो था सॉलिड स्फीयर के प्रोपोर्शनल टू आर था, और जब बाहर आ रहे थे तो बोल रहे थे कि सारा का सारा चार्ज हम लोग कहाँ ले सकते हैं, उसके सेंटर पे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी सिमिलर रिजल्ट है। ग्राफ अगर बनाएंगे तो बोल सकते हैं कि कैपिटल आर तक
ये प्रोपोर्शनल टू आर है, और उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इधर प्रोपोर्शनल टू आर है और इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वायर के सरफेस पे है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वायर के सरफेस पे है। देखो एक बार ध्यान से, लूप का डायरेक्शन क्या लिया है हम लोगों ने? क्लॉकवाइज लिया है, इनवर्ट गोइंग करंट है तो। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी और नेक्स्ट टर्न पे करेंगे फिर एप्लीकेशंस।